चौधरानी साहिबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि वो कैसे टूट गया। लेकिन बेगम साहिबा सानिया की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे घसीटते हुए हवेली की पिछली साइड पर बने उस कमरे में ले जा रही थी, जो कि मशहूर था कि उस कमरे पर हवाई चीजों का असर है। सानिया जो उस तरफ जाते हुए भी बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि अक्सर उसने माँ से सुना था कि उधर वाली साइड हमेशा गैर आबाद रही है। इसी वजह से वहाँ पर हवाई चीजों का आना जाना रहता है। सानिया बुरी तरह से चिल्ला रही थी, चौधरानी साहिबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन बेगम साहिबा को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उसके छोटे छोटे मासूम हाथों को बंधे हुए देख कर भी उस पर तरस नहीं खा रही थी और उसको जमीन पर मुसलसल घसीटते हुए हवेली की उसी साइड लेकर जा रही थी जहाँ वो गैराबाद बड़ा सा कमरा काफी देर से बंद पड़ा था। चौधरानी साहिबा ने दरवाजा खोला और सानिया को अंदर धकेल दिया। अंदर अंधेरे कमरे में सानिया बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी, चौधरानी साहिबा दरवाजा खोलें। देखें चौधरानी साहिबा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दें, मुझे ऐसी सजा ना दें, मेरे अब्बा को बुला दें, जितने पैसे आप कहेंगी हम उतने पैसे भरने को तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करें। मगर चौधरानी साहिबा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सानिया बार बार दरवाजा खटखटा रही थी और बुरी तरह से रो रही थी। रोते रोते वो थक हार गई और दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी हिचकियां उस अंधेरे कमरे में एक इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। फिर जैसे ही उसकी आंख दोबारा खुली, उसने खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाया। अब फिर वो जोरदार आवाज से चीखी थी, चौधरानी साहिबा दरवाजा खोले, मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन वहां उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उसने ऐसा महसूस किया कि कोई और भी उस अंधेरे कमरे में मौजूद है। वो उठ खड़ी हुई और खौफ से बुरी तरह कपकपा रही थी, क्योंकि अम्मा उसे हवेली की साइड आने से अक्सर मना किया करती। उसी कमरे की आगे वाली साइड बड़ी बड़ी घास उगी थी और यहाँ से अक्सर कोई जहरीली चीज निकल आती। उसे डर था कि कोई ऐसी चीज अंदर ही ना जाए और उसे ढस न ले। लेकिन आज वो उस अंधेरे कमरे में थी। आज तो डर और खौफ उसके अंदर और भी ज्यादा भर गया था। अभी वो उस आहट पर गौर व फिक्र कर ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि छोटी सी रोशनी की एक लहर उसके बिल्कुल करीब से गुजरी है। अब के बाद डर और खौफ के मारे उसकी टांगें थर थर कांप रही थी और जिस्म से ठंडे पसीने बह रहे थे। वो अपने अलग से थूक निगलते हुए बोली, कौन है कमरे में, कोई है यहाँ? न जाने वो ऐसा क्यों कह रही थी। फिर आगे का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस छोटी सी मासूम बच्ची का नाम सानिया था। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। सानिया के अब्बू एक गरीब किसान थे और ये अपने माँ बाप के घर कई साल बाद पैदा हुई। उस दिन माँ बाप ने बहुत ज्यादा खुशियां मनाई थी, क्योंकि शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत दी थी। वो एक बेटी थी, लेकिन बेटी की पैदाइश पर भी उनके घर में एक शादी का सामान, एक जश्न रखा गया। यह गरीब किसान अपनी बेटी की पैदाइश पर इस कदर खुशियां मना रहा था, ऐसे जैसे दुनिया भर की दौलत उसकी झोली में आ गिरी हो। वो अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने अपनी खूबसूरत और चांद सी बेटी का नाम सानिया रखा। सानिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी गोरी रंगत, फूले गाल, छोटे छोटे होंठ और मोटी मोटी झील जैसी आंखें, हर कोई सानिया को देखकर उसकी बहुत तारीफ किया करता। उसका मासूम चेहरा हर किसी को उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देता। सानिया के अब्बू चौधरी के डेरे पर काम करते थे और उस चौधरी की जमीनों को संभालते थे। यहाँ कर रहने वाले तमाम लोग ही तकरीबन गरीब थे। सिर्फ एक ही घर था जो उस गांव की बड़ी हवेली में रिहाइश पजीर था। वो थे चौधरी साहब, जो कि पैदाइशी चौधरी थे। सुनने में आया था कि उसकी कई पुश्तें उस गांव के चौधराहट की हुक्मरानी कर चुकी थी। अब चौधरी साहब उस पूरे गांव पर हुक्मरान बने थे। सब लोग उनके कहे पर ही अमल करते हुए उनके खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करते। सानिया के अब्बा भी चौधरी के डेरे पर और जमीनों पर काम करते थे और जितना मुआवजा चौधरी साहब देते उसमें वो शीरो शक्कर करते। पहले तो सिर्फ दोनों मियाँ बीवी के अखराजात थे। जैसे ही सानिया पैदा हुई तो उनके अखराजात भी बढ़ गए, क्योंकि सानिया की वो हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती।
वो चाहते थे कि मेरी इकलौती औलाद है, मैं उसे किसी चीज की कमी ना आने दूं। इसलिए उन्होंने चौधरी के डेरे पर दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी ताकि मुआवजा ज्यादा मिले। लेकिन चौधरी ने इतना ज्यादा काम करने पर भी सानिया के बाप को उतना ही मुआवजा दिया जितना वो पहले देता था, और कह दिया कि इससे ज्यादा मुआवजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि पहले भी काम तुम ही करते थे और अब भी करते हो। अगर तुम्हें इतना मुआवजा भी नहीं पसंद तो जाओ जाके जहां मर्जी काम धंधा करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सानिया के अब्बू जानते थे कि अगर मैंने कहीं और काम शुरू किया तो शहर जाना पड़ेगा, और शहर जाने की इजाजत चौधरी साहब किसी सूरत नहीं देंगे, और सानिया और इसकी माँ का जीना भी हराम करके रख दें। इसीलिए उन्होंने दोबारा से फिर से चौधरी के डेरे पर काम करना मुनासिब समझा। लेकिन अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। जैसे ही सानिया 5 साल की हुई तो शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। गांव से वैन बच्चों को लेकर शहर स्कूल छोड़ती थी। अब सानिया के अब्बू को उस वैन का किराया भी देना पड़ता, और ऊपर से सानिया के स्कूल के अखराजात भी काफी ज्यादा थे। वो सब पूरा करना सानिया के अब्बा के लिए मुश्किल था, लेकिन वो किसी न किसी तरह भी अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। चौधरी साहब को जब ये बात पता चली कि सानिया को उसके अब्बा ने शहर के स्कूल दाखिल करवा दिया है जिसमें चौधरी साहब के 2 बच्चे भी पढ़ते, चौधरी साहब इस बात से बहुत ज्यादा आग बगोला हुए और सानिया के अब्बा से बोले, देखो रहीम, मैं तुम्हें एक बात से आगाह कर दूं, तुम कमी कमीन जितना भी चाहो हमारे बराबर बैठने की कोशिश करो, लेकिन तुम कभी भी हमारे बराबर के नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बेटी को उस स्कूल में पढ़ाओ जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारा और मेरा स्टेटस एक नहीं है। तुम कमी कमीन हो, मेरे नौकर हो, और अपनी औकात में रहो। अपनी बेटी को स्कूल में नहीं जाने दो, बल्कि गांव के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाओ। लेकिन सानिया के अब्बा बार बार चौधरी साहब की मिन्नत समाजत कर रहे थे कि चौधरी साहब, मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना चाहता हूँ, आप मुझसे ये हक ना छीने। मैं अपनी इकलौती औलाद की जिंदगी अच्छी बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बेटी पढ़ लिख भी गई तो हम लोग आपका मुकाबला नहीं करेंगे, कभी आपके बराबर नहीं खड़े होंगे, बल्कि हम कमी हैं, हम कमी ही रहेंगे। लेकिन ऐसा जुल्म ना करें। न जाने चौधरी के दिल में क्या था। चौधरी ने सानिया के अब्बा को इस चीज की इजाजत दे दी। उस पर सानिया के अब्बा भी बहुत हैरान थे, जिसके बाद वक्तन फक्तन चौधरी साहब से सानिया के अब्बा कर्ज लेना शुरू हो गए, क्योंकि जितना मुआवजा वो काम का देते थे उससे घर के अखराजात ही होना मुश्किल थे। सानिया की तालीम के अखराजात उसके अब्बा से पूरे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से वो चौधरी साहब से कर्ज लेते रहे। कर्ज के पैसे काफी ज्यादा हो गए। सानिया की तालीम बहुत अच्छी जा रही थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी माँ ज्यादा खुश थी कि सानिया अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रही है, लेकिन बाप को परेशानियों ने घेरा हुआ था। वो उसकी माँ को भी ये नहीं बताते थे कि सानिया के तालीम के अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो घर में परेशानी नहीं फैलाना चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से सानिया के अब्बा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार था। वो डेरे पर गए और उनसे काम नहीं हो पाया तो वो दूसरे आदमियों से काम का कहकर घर आ गए और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को बता दें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं डेरे पर काम नहीं कर सकता। गांव के दूसरे आदमी जो कि चौधरी के डेरे पर काम करते थे, उन्होंने चौधरी साहब को जैसे ये बात बताई कि रहीम की आज तबीयत ठीक नहीं और वो घर चला गया है। चौधरी साहब को बहुत गुस्सा आया और बोला कि उसके बाप का काम है, जब चाहा कर लिया और जब चाहा छोड़ दिया। उसे घर से घसीटते हुए डेरे पर लेकर आओ, आकर अपना काम संभाले। उसको मैं तनख्वाह किस चीज की देता हूँ? अगर वो ऐसे छुट्टियां करके बैठेगा तो मैं उसकी तनख्वाह बंद कर दूंगा। गांव के सभी लोग मजबूर थे और चौधरी के जुल्मों सितम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो मजबूर होकर सानिया के अब्बा के घर आए और बोले कि चौधरी साहब ने तुम्हें डेरे पर बुलाया है। सानिया के अब्बा के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर खड़े हो जाए, लेकिन खुद को हिम्मत देकर उठे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ना गए तो उनका अंजाम क्या हो। जैसे ही वो डेरे पर पहुंचे तो चौधरी साहब इधर उधर चक्कर मंडलाते फिर रहे थे। न जाने उन्हें कौन सी बात सता रही थी। जैसे ही सानिया के अब्बा गए तो उन्होंने जोरदार थप्पड़ सानिया के अब्बा के मुंह पर दे मारा और बोले, किस चीज का मुआवजा लेते हो? और आज तक तुम जितने पैसे भी लेकर खा चुके हो, उतना तुम चुकाते रहोगे तो तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी।
लेकिन मेरा कर्ज नहीं उतार पाओगे और कल से तुम्हारी बेटी भी स्कूल नहीं जाएगी। मैं उस वक्त चुप कर गया था कि तुम्हारी इकलौती औलाद है, थोड़े दिन अपने ख्वाहिश को पूरा कर लो, लेकिन अब इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम्हारी बेटी उस स्कूल में तालीम हासिल करे जिसमें चौधरी फतेह मोहम्मद के बच्चे पढ़ते हैं। सानिया के अब्बा गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहे थे और कह रहे थे, चौधरी साहब रहम करें, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज ही काम करूँगा, मैं भी अपना काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सानिया से उसकी तालीम का हक न छीने। लेकिन चौधरी साहब सानिया के अब्बा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सानिया के अब्बा जैसे तैसे करके अपनी तबीयत को संभालते दोबारा से काम में जुट, लेकिन चौधरी साहब ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने अगले ही दिन सानिया के अब्बा को ये वार्निंग दी कि सानिया अब स्कूल नहीं जाएगी। अगर सानिया स्कूल गई तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ना तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा होगा। सानिया के अब्बा उस दिन बहुत परेशानी के आलम में घर आए। कुछ तो पहले ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। माँ के कहने पर वो मुश्किल से मोहल्ले के हकीम चचा नईम से दवाई तो लेकर आए, लेकिन कोई भी अफाका नहीं हो रहा था। और ऊपर से सानिया की बहुत ज्यादा परेशानी थी कि सानिया अगर अब स्कूल नहीं जाएगी तो वो अनपढ़ रह जाएगी, क्योंकि गांव के स्कूल में तो कोई टीचर टिकती ही नहीं थी। चौधरी जल्दी उसकी छुट्टी करवा देते थे। अब तो सानिया की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। सानिया के अब्बा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते, उसके मुंह से निकली एक एक बात वो अपने ऊपर फर्ज कर लेते थे कि उसे हर हाल में पूरा करना है। लेकिन अब चौधरी साहब की ये डिमांड थी कि सानिया स्कूल नहीं पढ़ेगी जहाँ चौधरी साहब के बच्चे पढ़ते हैं। तो सानिया के अब्बा ने सोच लिया कि सानिया को शहर के किसी और स्कूल दाखिल करवा देंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन वो चौधरी के डेरे पर पहुंचे तो चौधरी साहब ने एक नया हुक्म मुसल्लत कर दी कि देखो रहीम, अब तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं पढ़ेगी। पहले मैंने ये ऑफर तुम्हें की थी कि तुम अपनी बेटी को गांव के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा छोटा बेटा बहुत तंग करता है, इसीलिए कल से तुम्हारी बेटी हमारी हवेली आएगी और मेरे बेटे को संभाला करेगी। मेरा बच्चा 2 साल का और मेरी बीवी बीमार रहती है, इसीलिए तुम्हारी बेटी को अब हवेली में रहना पड़ेगा। कल से वो तुम्हारी बीवी के साथ हवेली आएगी। तुम्हारी बीवी हवेली के सफाई सुथराई का काम करेगी और तुम्हारी बेटी मेरे छोटे बच्चे को संभाला करेगी। सानिया के अब्बा कह रहे थे, देखे चौधरी साहब, वो तो अभी खुद बच्ची है, वो कैसे बच्चों को संभालेगी। चौधरी ने कहा, मैंने जो हुक्म दे दिया वो बस पूरा करना है। साथ में अगर वो आएगी तो हवेली के छोटे मोटे काम भी सीख जाएगी। आखिर कल कला को तो उसने हवेली ही संभालनी है। हवेली की सफाई सुथराई तो किया करेगी। तुम कमी कमीनों की बेटियां पढ़ लिख जाएं तो सरों पर चढ़ जाएंगी, और मैं ये नहीं चाहता। एक तो वो बेटी जात है, ऊपर से कमी की बेटी, और वो पढ़ लिख जाए, ये मेरी शान के खिलाफ है। सानिया के अब्बा जैसे ही परेशान घर लौटे तो सानिया की माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आप ज्यादा परेशान हैं, क्या फिर कोई बात हुई है। तभी सानिया के अब्बा ने बताया कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि कल से सानिया स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि तुम और सानिया कल से हवेली जाया करोगी। चौधरी साहब का बहुत ज्यादा कर्ज है मेरे सर, अगर मैंने ऐसा ना किया तो चौधरी साहब उस कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं वो कर्ज कहाँ से दूंगा। सानिया की अम्मा बहुत ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, रहीम, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों तुमने चौधरी साहब से कर्ज लिया? अगर हमारी इतनी औकात नहीं थी तो हम बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेते, लेकिन चौधरी साहब के कदमों में हमेशा पड़े रहना अब हमारे नसीब में लिखा जा चुका है। पहले ही गांव के बहुत से लोगों के साथ चौधरी ने ऐसा ही किया है, जिसकी वजह से अब वो उन्हें जूते की नोक पर भी नहीं रखते और दिन रात उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमारी छोटी सी बेटी है, ये चौधरी की हवेली में जाकर कौन सा काम करेगी। तभी सानिया के अब्बा बोले, अल्लाह की बंदी, जैसे तैसे करके अब तुम्हें सानिया को लेकर उस हवेली में जाना ही पड़ेगा और हवेली का काम करना पड़ेगा। अगले ही दिन सानिया की अम्मा आंखों में आंसू लिए सानिया का हाथ पकड़े हवेली पहुंच गई। जाते ही चौधरानी साहिबा का वही करख्त लहजा, वही गुस्से वाला चेहरा देखने को मिला। सानिया और उसकी माँ को देखते ही चौधरानी बोली, आ गई हो और इतना लेट क्यों आई हो? आज से पूरी हवेली की सफाई तुम दोनों माँ बेटी नहीं करनी है, और सफाई करने के बाद तुम अपने घर चले जाना और तुम्हारी बेटी दिन भर यहीं रहेगी। जब कभी मिलने को दिल करे इसके बाप से कहना कि आकर हवेली से मिल लिया करें। अब ये घर नहीं जाया करेगी, बल्कि यहीं मेरे काम किया करेगी और मेरे बच्चे को संभाला करेगी। सानिया की माँ ने जवाब दिया, देखे चौधरानी साहिबा, ऐसा जुल्म ना करें,
یہ تو ابھی چھوٹی ہے، ابھی 8 سال کی بچی ہے، یہ تو ابھی خود کو نہیں سنبھال سکتی۔ تبھی چودرانی نے جواب دیا، بس جیسے کہہ دیا ویسے کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یہ چودھری صاحب کا حکم ہے۔ ثانیہ کی ماں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ثانیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، لیکن وہ اپنی ثانیہ، جس کو آج تک ان دونوں میاں بیوی نے پھولوں کی طرح رکھا تھا، وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حویلی کی ساری صفائی ستھرائی ماں نے خود ہی کر لی تھی، لیکن ثانیہ ماں کے ساتھ ہی رہی۔ جیسے ماں کے گھر جانے کا ٹائم ہوا، ماں کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی۔ وہ ثانیہ کو خوب پیار کرنے لگی۔ چودرانی صاحبہ جو سامنے کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہی بولی، بس 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 کرو، اتنا لاڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے زیادہ لاڈ دکھا کر تم کمی کمین اپنی بیٹیوں کو بگاڑ لیتے ہو۔ جاؤ اب دفع ہو جاؤ اور اس کو یہی رہنے دو۔ ماں اپنی بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ چودرانی صاحبہ ہر 1 منٹ کے بعد نیا حکم اس پر مسلط کر دیتی، اور اس کو کسی بھی کام کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کی امیدوں پر پورا اترے اور انہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، تاکہ اس کے ابا سے قرض کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ثانیہ اتنی زیادہ باتوں کو سمجھنے لگ گئی تھی، شاید حالات نے اسے اتنا زیادہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ پورے 15 دن سے ثانیہ اس حویلی میں اپنی ماں کے ساتھ حویلی کا سارا کام کرواتی۔ جیسے ہی ماں حویلی آتی، ثانیہ خوش ہو جاتی اور ماں سے چمٹ کر ماں کو خوب سارا پیار کرتی اور ماں سے کہتی، ماں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، بیگم صاحبہ مجھے کوارٹر میں لا کر سلاتی ہیں، میں وہاں سوتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور میرا گلا دبا دے گا۔ ماں نے اسے تسلی دی اور بولی، بیٹا عادت ڈالو خود کو، اور تمہیں ایک بات بتا دوں، حویلی کی پچھلی سائڈ پہ تم نہ جانا، کیونکہ وہاں پر ہوائی چیزوں کا اثر ہے، وہاں تم ہرگز نہیں جانا، میری اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ثانیہ اس بات میں سر ہلاتی اور کہہ دیتی، ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کہتی ہیں ویسا ہی کروں گی، لیکن آپ میرے ابا کا خیال رکھنا، میرے ابا کو کسی قسم کا کوئی دکھ ہو، یہ میں برداشت نہیں کرتی۔ ثانیہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر ماں پیار کرتے ہوئے بولی، میری چھوٹی سی بیٹی کو اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی؟ تبھی وہ بولی، اماں میں جانتی ہوں ابا نے چودھری صاحب کے پیسے دینے ہیں نا، اسی وجہ سے چودھری صاحب میرے سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ان کا سارا کام کر لوں گی، اب تو مجھے بہت سے کام کرنے آ گئے ہیں۔ چودرانی صاحبہ کے سارے کمروں کی ڈسٹنگ میں ہی کرتی ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور بیٹی کو گلے لگا کر خوب روئی تھی۔ ثانیہ ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی آپ کی ثانیہ بہت بہادر ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے حالات سے لڑ لوں گی، بس آپ اپنا اور ابا کا خیال رکھنا۔ اس دن ثانیہ کی ماں بہت روئی اور جیسے ہی گھر پہنچی تو اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ نہ جانے کون سی ٹینشن، کون سی پریشانی تھی جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی تھی۔ شاید وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو یوں چودھری صاحب کی حویلی پر کام کرتا دیکھتی تھی اور یہی سوچتی کہ میں نے اس بیٹی کے لیے بہت سے ارمان سجائے تھے اور دن رات اسی بیٹی کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ اسی دکھ نے 15 دن کے اندر اس کے پورے دل کو بند کر دیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چودھری اور چودرانی کا دل اتنا سخت تھا کہ انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ثانیہ کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تو انہوں نے ثانیہ کو یہ بات تو بتا دی، لیکن اسے وہاں سے جانے نہ دیا۔ آخری وقت میں بھی ثانیہ نے اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا۔ ثانیہ کا باپ روتا ہوا چودھری صاحب کی حویلی میں آیا تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی ثانیہ سے ملنے نہیں دی اور یہ کہہ کر باہر سے رخصت کر دیا کہ جب تک ہمارے پیسے نہیں لوٹا دیتے تمہارا ثانیہ پر کوئی حق نہیں، جیسے ہی ہمارے پیسے واپس کرو گے تو تم اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتے ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ثانیہ کا باپ جانتا تھا کہ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جو اس کو واپس کر دے، کیونکہ اب تک چودھری صاحب سے وہ بہت سارے پیسے لے کر کھا چکا تھا۔ ان پیسوں سے وہ اپنی بیٹی کے اخراجات، اپنی بیٹی کی پڑھائی پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے سب کچھ اس کے الٹ ہوگا اور چودھری صاحب کے یہی دیے ہوئے پیسے اس کے لیے وبال بن جائیں گے اور اس کی بیٹی کی زندگی کو خراب کر کے رکھ دیں گے۔ وہ روتا ہوا حویلی سے نکلا اور اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا تھا۔
सानिया को जैसे ही अपनी माँ की मौत का पता चला, सानिया चौधरानी साहिबा के पाँव में पड़ गई और कहने लगी, चौधरानी साहिबा मुझे जाने दे, मेरी माँ अल्लाह मियाँ के पास चली गई है, मुझे अपनी माँ को देखना है, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही हैं, मैं उन्हें आखिरी वक्त देखना चाहती हूँ। लेकिन चौधरानी साहिबा को उस पर जरा रहम नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसे पाँव से ठोकर लगाती हुई आगे गुजर गई और बोली, आई बड़ी अम्मा को देखने वाली, चली गई तो चली गई, अब क्या तेरे जाने से अम्मा वापस लौट आएगी, चल अपने काम में लग जा। और वो छोटी सी मासूम बच्ची रोती भिलकती दोबारा अपने काम में लग गई, बार बार रोते हुए पुकार रही थी, अम्मा आप मुझे छोड़ के ना जाना, मैं मर जाऊंगी। लेकिन चौधरानी साहिबा बार बार उसे डांट रही। अभी वो चौधरानी साहिबा के कमरे में गई और वहाँ की डस्टिंग करना शुरू की। वो इतनी ज्यादा परेशान थी और बुरी तरह से रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बेगम साहिबा को वो कीमती गुलदान जिसकी वो बहुत ज्यादा हिफाजत करती थी, वो टेबल से गिरा और टूट गया। अब सानिया समझ गई थी कि माँ के मरने का जो गम उस पर गुजर रहा है वो गम छोटा है। अब जो गम उसकी जिंदगी में आने वाला है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि चौधरानी साहिबा के लिए ये गुलदान बहुत कीमती था। चौधरानी साहिबा ये शोर सुनते ही कमरे में दाखिल और बोली, कम बखत क्या कर दिया, रही ना कमी कमीन की बेटी कमी कमीनी, तुम्हें तो कुछ भी करने का ढंग नहीं। माँ कब्र में पहुंच गई लेकिन तुम्हें कोई तरीका सिखा के नहीं गई, बस पैसे खाने का पता था। जैसे ही उसने अपना गुलदान टूटा देखा, सानिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। अब की बार सानिया के मुंह से एक बहुत बड़ी आह निकली। बेगम साहिबा बोली, कम बहत, तुम नहीं जानती हो ये कितना कीमती गुलदान था, इतने कीमती तो तेरे अब्बा की इज्जत नहीं होगी, इतनी कीमत तो तेरी माँ की नहीं होगी जितना कीमती ये गुलदान था। सानिया बेगम साहिबा के आगे हाथ बांधे खड़ी थी और कह रही थी, बेगम साहिबा मुझे माफ कर दें, मैंने नहीं ये तोड़ा, ये गलती से खुद ब खुद गिर गया। बेगम साहिबा सानिया को बुरी तरह से मारपीट करने लगी। सानिया का पूरा जिस्म बेगम साहिबा की मारपीट से जख्मी होने लगा, उसमें चलने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी बेगम साहिबा उसे घसीटती हुई हवेली की पिछली साइड लेकर जाने लगी। वो बार बार कह रही थी, बेगम साहिबा मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। सानिया अपने छोटे छोटे मासूम हाथों से बेगम साहिबा के आगे हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। बेगम साहिबा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं नहीं जानती कि वो कैसे टूट गया। लेकिन बेगम साहिबा सानिया की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे घसीटते हुए हवेली की उस साइड पर लेकर जा रही थी जहाँ बना वो कमरा मशहूर था कि यह हवाई चीजों का असर रखता है। सानिया जो उस तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि अक्सर उसने माँ से सुना था कि उधर वाली साइड हमेशा गैराबाद रही है, इसी वजह से वहाँ पर आसेब का असर रहता है। सानिया बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, बेगम साहिबा मुझे माफ कर दें। लेकिन बेगम साहिबा को उसकी किसी बात पर भी तरस नहीं आ रहा था। वो बार बार कह रही थी, बेगम साहिबा मैंने कुछ नहीं किया, हमें ऐसी सजा ना दे, मेरी अम्मा को बुला दे। तो बेगम साहिबा बोली, मर गई तेरी अम्मा, अब वो कैसे वापस आएगी। बेगम साहिबा जितने आप कहेंगी मेरे अब्बा आपको पैसे दे देंगे। बेगम साहिबा बोली, तेरे अब्बा की इतनी औकात कहाँ है, ये तो पहला कर्जा नहीं चुका सका, गुलदान की कीमत कहाँ से अदा करेगा। बेगम साहिबा सानिया की कोई बात सुनने के लिए तैयार ना थी। उन्होंने सानिया को उसी अंधेरे कमरे में जाकर बंद कर दिया जो बहुत देर से लॉक पड़ा था और उस तरफ कोई भी आता जाता नहीं था। बेगम साहिबा अच्छी तरह जानती थी कि उस कमरे में जिन्नाती चीजों का असर है, लेकिन फिर भी बेगम साहिबा ने सानिया पर रहम नहीं खाया। सानिया उस अंधेरे कमरे में बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। सानिया बार बार दरवाजा खटखटा रही थी और बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते वो थक गई। दरवाजे के साथ टेक लगाकर उसकी हिचकियां उस अंधेरे कमरे में एक इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। फिर रोते रोते पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाया। अब वो ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी, बेगम साहिबा दरवाजा खोले, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसकी आह पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जिस माँ से मिलने की उम्मीद लगाए बैठी थी वो माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी। ये इतनी छोटी सी मासूम बच्ची इतना कुछ भी नहीं जानती थी कि इतने गम उसकी जिंदगी में आ जाएंगे।
اس کا یہ معصوم چہرہ، اس کی معصومیت بھری آنکھیں، نہ جانے کیوں بیگم صاحبہ کو ان پر بھی ترس نہیں آیا۔ پھر اندھیرے کمرے میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اماں اسے حویلی کی سائڈ پر آنے سے اکثر منع کرتی۔ اس کمرے کے آگے بہت بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس سے بھی بہت زیادہ ڈر تھا کیونکہ اماں اکثر بتاتی کہ ایسی گھاس سے زہریلی چیزیں نکل آتی ہیں، لیکن آج وہ انہیں زہریلی چیزوں کے آگے بنے کمرے میں قید تھی۔ آج ڈر اور خوف اس کے اندر اور بھی بھر گیا۔ وہ اس آہٹ پر غور و فکر کر رہی تھی کہ ایسا محسوس ہوا کہ چھوٹی سی روشنی کی ایک لہر اس کے بالکل قریب سے گزری ہے۔ اب کے بعد ڈر اور خوف کے مارے اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی، جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے الگ سے تھوک نگلتے ہوئے بولی، کون ہے کمرے میں؟ کوئی ہے یہاں؟ نہ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، حالانکہ اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ ہاتھ میں لالٹین لیے کوئی آگے کی طرف بھاگا ہے، لیکن اس کمرے میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ کمرہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب کی بار اس نے خود کو ہمت دی، کیونکہ اسے اس اندھیرے کمرے سے باہر نکلنا تھا اور اپنی ماں کو آخری وقت دیکھنا تھا، اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اس لالٹین والے کے پیچھے بھاگی۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھوٹا سا کمرہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ وہ خود کو مضبوط بناتے ہوئے اس روشنی کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں لالٹین ہے، لیکن وہ کون ہے وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بھاگتی بھاگتی اسی کمرے کے نیچے کی طرف جانے والے تہہ خانے کی طرف جانے لگی۔ وہ حیران تھی، اسے تو آج تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کمرے کے اندر ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ جیسے ہی وہ اس تہہ خانے میں پہنچی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ وہ اس تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی ہوئی اس تہہ خانے میں نیچے اتری۔ یہاں پر روشنی کو یوں جگمگاتا دیکھ کر اس کی سانس میں کچھ سانس آیا، کیونکہ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی، وہاں ایک دل فریب منظر تھا۔ ہر چیز اسے الگ لگ رہی تھی، جیسے بالکل فریش ہو، اور یہاں کوئی رہ رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنے لگی۔ اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک وہاں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ خود کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ وہ ایک دم سے ہٹ کر پیچھے مڑی تو ایک پیچھے بوڑھی عورت اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور کچھ پریشان بھی، اور بولی، آپ کون ہو اور یہاں کیسے رہتے ہو؟ یہاں سے تو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ باہر کا دروازہ تو بیگم صاحبہ نے لاک کر دیا ہے، تو آپ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ ایک ہی زبان میں ثانیہ کے یہ الفاظ ادا کر دی گئی۔ تبھی عورت پیار سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ثانیہ کا منہ تھامتے ہوئے بولی، جی بیٹا، ہم یہی رہتے ہیں، آپ فکر نہ کرو، یہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ بالکل محفوظ ہو۔ تبھی ثانیہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑا وہ نوجوان آدمی، جو شاید اس بوڑھی عورت کا بیٹا تھا، وہ بالکل قریب آیا اور بولا، دیکھو بیٹا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فکر نہیں کرو، تمہارے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ ثانیہ دونوں کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری ماں اکثر بتاتی تھی کہ یہاں ہوائی چیزوں کا اثر رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی ہے۔ اب مجھے صرف ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میری ماں آج اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ بات مجھے چودرانی صاحبہ نے بتائی تھی، لیکن چودرانی صاحبہ نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا۔ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، ان کو آخری وقت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ نوجوان بولا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہاری ماں کا چہرہ دکھانے لے جاؤں گا۔ وہ نوجوان آدمی ثانیہ کو لے کر نہ جانے کس راستے سے نکلا اور اس کے گھر لے گیا۔ اس نے ثانیہ کو ایک بات کہہ دی کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم وہاں جا کر شور نہیں مچانا، کیونکہ تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گی۔ ثانیہ اس کی بات سے حیران تھی، لیکن اسے کچھ تسلی ہوئی کہ چلو، اس کی ماں کا چہرہ تو اسے دیکھنے کو ملے گا۔ آخری وقت میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ بھلک کر روئی کہ اس کی ماں اس کی پریشانیوں میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے ایک بات طے کر لی تھی کہ وہ کسی بھی صورت چودھری صاحب اور بیگم صاحبہ کو معاف نہیں کرے گی۔
वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगी। वो अपने अब्बा को यूं रोते देखकर बहुत तरस खा रही थी। अपने अब्बा की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, अब्बा आप फिक्र न करें, आपकी सानिया आपके साथ है। लेकिन अब्बा को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अब्बा को नजर ही नहीं आ रही थी। तभी वो उस नौजवान से बोली, आखिर में अब्बा को नजर क्यों नहीं आ रही? तभी उस नौजवान ने जवाब दिया, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर तुम सबको नजर आओगी तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है और एक बहुत बड़ा इनाम तुम्हारे लिए तैयार है। अगर अभी से तुम सबको नजर आने लगी तो वो इनाम तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो। काफी देर तक उस नौजवान के साथ वो छोटी बच्ची सानिया अपने माँ बाप के घर में रही। माँ के कफन दफन के बाद वो नौजवान उसे दोबारा वापस उसी कमरे में बने तय खाने में लेकर आया। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उस नौजवान ने तसल्ली दी कि वहाँ उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है और उसे उसी वक्त वहाँ लेकर पहुंचा। क्योंकि इस तरह से अगर वो उसके साथ नहीं जाएगी तो उसके बाप के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। वो अपने बाप की मुश्किलात के डर से खुशी खुशी उस नौजवान के साथ दोबारा उसी कमरे में वापस आ गई। अब की बार वो बूढ़ी औरत एक संदूक के पास खड़ी थी और सानिया को देखते ही बोली, आओ बेटा, तुम्हारी अमानत मैं लेकर बैठी हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे डर था कि कहीं तुम आने से इनकार न कर दो। अगर तुम आने से इनकार कर देती तो न तुम्हारे साथ अच्छा होता न मेरे साथ। सानिया उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। तभी बोली, ऐसा क्या है कि आप लोग मुझे ऐसी बातें कह रहे थे? तभी उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ बताने ही वाली हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अभी तुम्हारा इंतकाम लेना है तुम्हारे उन मुजरिमों से जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। तुम्हारे साथ साथ इस गांव के उन मासूम लोगों की जानों का दुश्मन बना हुआ है, जो लोग उसी का सारा काम करते हैं। तुम जानती हो कि ये गांव वाले उस चौधरी के गुलाम नहीं है। ये सारा कुछ उसने धोखे से लिया है। ये सब कुछ उसका नहीं है, बल्कि इस पे हक तुम्हारे आबा अजदाद का था। और तुम नहीं जानती कि यहाँ का चौधरी तुम्हारे ही बाप का दादा था और इस चौधरी के दादा ने उससे सारी चौधराहट छीन ली थी और फिर ये चौधरी बन गया। हालांकि ये सारी चौधराहट तुम्हारी थी। तुम्हारे दादा ने एक बहुत बड़ा खजाना इस कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो खजाना, वो सारा माल और दौलत उस गांव वालों का था। वो किसी भी तरह उस चौधरी के दादा के हाथ वो खजाना नहीं लगने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये कमरा मुंतखब किया कि यहाँ पर वो सारा खजाना छुपा देंगे जो कि गांव वालों का है। और आधे खजाने का मालिक तुम्हारे अब्बा के दादा खुद थे और आधा खजाना उस गांव वालों का था। वो जानते थे कि ये कमरा जिन्नात का कमरा है, यहाँ जिन्नात रहते हैं। लेकिन उस दिन तुम्हारे दादा से पहली दफा हमारी मुलाकात हुई थी, जब वो ये खजाना हमारे हवाले कर गए थे और ये बात कह गए थे कि ये खजाना उसके खजाने के असल हकदारों को ही देना। हम तुम्हारे दादा की हिफाजत करना चाहते थे, लेकिन हमें माफ करना, हमें अपने कोहकाफ में कुछ काम था, इसी वजह से हम कोहकाफ चले गए। लेकिन हम ये खजाना अपने साथ ही ले गए थे। कई साल तक हम इस खजाने की हिफाजत करते रहे और उसी रात तुम्हारे दादा का कत्ल हो गया और हमें पता चला कि उनका कत्ल उसी चौधरी के दादा ने किया था और खुद वो चौधरी बन गया। पूरे गांव वाले उसके आगे मजबूर हो गए थे और आज तक इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और उस चौधरी की तीसरी चौथी पुश्त अब उस हवेली पर मुसल्लत हो गई थी। पूरे गांव पर राज कर रहे थे, गरीबों से गरीबों का हक छीन रहे थे। लेकिन हम भी मौके की टोह में थे कि कब हम ये खजाना इस खजाने के असल हकदारों तक पहुंचाएं। आज किस्मत खुद बखुद तुम्हें इस खजाने तक लाई है, क्योंकि हम खुद भी इस कमरे से बाहर निकलकर ये खजाना नहीं दे सकते थे, क्योंकि तुम्हारे दादा ने जब तक ये खजाना यहाँ पर रखा था, इस पर एक खास किस्म का अमल किया गया था। और ये खजाना हम कोहकाफ तो ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ से बाहर निकाल कर किसी को नहीं दे सकते थे। हाँ, जब तक इसका असल हकदार खुद बखुद इस कमरे में ना आ जाता। आज किस्मत तुम्हें खुद यहाँ लेकर आई थी, इसीलिए अब कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, जब तक तुम्हारे मुजरिम अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाते। वो बूढ़ी औरत सानिया को सारी कहानी सुना रही थी, जिससे सानिया उसके अब्बा भी बेखबर थे। वो नहीं जानते थे कि उनके अब्बा अजदाद के साथ क्या हुआ, और वो जब बरसों से चौधरी की गुलामी कर रहे थे
وہ خود چودھری کے غلام نہیں تھے، بلکہ چودھری تو خود کمی تھا، جس نے زبردستی ثانیہ کے آباء و اجداد سے چودراہٹ چھینی تھی۔ ثانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن ثانیہ نے اس بوڑھی عورت اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کا بھی بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اگر یہ لوگ زندہ رہے تو گاؤں میں بہت زیادہ فساد برپا ہوگا۔ یہ اسی طرح لوگوں کی جانیں لیں گے اور ان کا سب کچھ چھین لیں گے۔ بہت سی بیٹیاں تعلیم سے محروم رہیں گی، بہت سے بیٹے اپنے حق لینے سے محروم رہیں گے۔ میں اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ چھوٹی سی بچی اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد اتنی سمجھدار ہو گئی کہ وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں جنات بھی یہ بات سن کر حیران تھے۔ اب اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہم جنات ہیں، تبھی تو تمہارے اس خزانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس دن تمہارے دادا یہ خزانہ ہمارے حوالے کر گئے تھے، اور وہ بہت نیک انسان تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے اتنے سال تک ان کے خزانے کی رکھوالی کی ہے۔ اگلے ہی دن چودھری صاحب، جو کہ اپنے تینوں بچوں اور بیوی کو لے کر شہر جا رہے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بہت بری موت مرے۔ یہ ایکسیڈنٹ اسی نوجوان جن ذات نے کروایا تھا۔ ان سب کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا کر اس گاؤں میں لایا تھا۔ گاؤں والوں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ دیکھو، یہ عبرت کا نشان بنے ہیں، اور سارے گاؤں والوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے ثانیہ کے آباء و اجداد سے یہ چودراہٹ چھینی تھی۔ اور اسی دن اس نوجوان نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس گاؤں والوں کا خزانہ یہاں کی چودھری کی بیٹی کے پاس ہے۔ سب لوگ اس نوجوان کی بات سن کر حیران تھے۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی بولا، لیکن چودھری صاحب کا تو پورا ٹبر ہی برباد ہو گیا، تو چودھری کی بیٹی سے کیسے اپنا حق لیں گے؟ تبھی وہ نوجوان بولا، جو کہ ایک جن ذات تھا، لیکن اب گاؤں والوں کے سامنے ایک انسانی روپ میں آیا تھا تاکہ وہ گاؤں والوں کو اصلیت بتا سکے۔ تو اس نے جواب دیا کہ رحیم کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رحیم ہی اس گاؤں کا چودھری ہے۔ اس کے آباء اجداد اس گاؤں پر چودراہٹ کرتے آئے تھے، اور وہ لوگوں کے سارے حقوق پورے کرتے رہے تھے۔ تبھی وہ بوڑھی عورت بھی ثانیہ کو لے کر وہاں پہنچ گئی جہاں پورا گاؤں اکٹھا تھا۔ ساتھ میں وہ خزانہ بھی تھا جو کہ ثانیہ کے باپ کا تھا اور اس گاؤں کے لوگوں کا تھا۔ ثانیہ اور ثانیہ کے باپ نے گاؤں کے لوگوں کا خزانہ گاؤں میں ہر طرح برابر تقسیم کر دیا کہ کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ رہ سکا۔ سب کو سب کا حق پہنچ چکا تھا۔ جتنی بھی زمین جائیداد تھی وہ ساری کی ساری ثانیہ کے ابا نے اپنی مرضی سے گاؤں والوں میں تقسیم کر دی، اور بولے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ میں کسی طرح یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے بھائیوں سے برتر رہوں اور میرے بھائی میری غلامی کریں۔ اب سب یہاں برابر ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ سب لوگ اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے، کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کوئی کسی کا قرض دار نہیں ہوگا کہ قرضہ اتارنے کے لیے کسی کو اپنی بیٹی اور اس کی معصومیت اس کی حویلی میں دفن کرنا پڑے۔ سب گاؤں والے رحیم ثانیہ کے ابا کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے، اور وہ ثانیہ کے ابا کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ اس کو چودھری بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ ہاں، اس نے ایک بات کی کہ وہ حویلی میں ہی رہے گا، کیونکہ یہ اس کے آباء اجداد کی ہے، اسی لیے وہ اسی میں رہنا پسند کرے گا۔ چودھری اور اس کے پورے خاندان کے کفن دفن کے بعد پورے گاؤں کے لوگوں نے افسوس کیا، کیونکہ چودھری کے کیے کی سزا اس کے معصوم بچوں کو بھی ملی تھی۔ جب گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ایک جشن رکھا گیا تھا۔ ثانیہ کے ابا اور ثانیہ ان جنات کے بہت شکر گزار تھے۔ آج وہ جنات ثانیہ اور ثانیہ کے ابا کو الوداع کہنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جا کر کوہ کاف میں آباد ہو جائیں اور ان کی حویلی خالی کر دیں۔ تبھی ثانیہ کے ابا نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ کمرہ آپ کا تھا، آپ کا ہی رہے گا، کیونکہ میرے آباء اجداد نے آپ کو یہاں رہنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے جا سکو، لیکن آپ نے ان کے احسان کا بدلہ احسان میں دیا۔ اتنی دیر تک ان کے خزانے کی رکھوالی کی اور گاؤں والوں کو گاؤں والوں کا حق پہنچا دیا۔ آپ ابھی بھی اسی حویلی میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ جن زادہ اور اس کی بوڑھی ماں بولے، نہیں، ہم بہت دیر تک اس حویلی میں رہے، ہم اس دوران کوہ کاف بھی جاتے رہے، اب ہم کوہ کاف جانا چاہتے ہیں، ہم یہ حویلی خالی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ثانیہ اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آپ نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ حویلی پہلے بھی آپ کی تھی،
अब भी आपकी है। आपका जब दिल चाहे आप अपने इसी घर में दोबारा आकर रह सकती है। तभी वो बूढ़ी जिनजादी बोली, मैं भी अपनी इस प्यारी सी बेटी को हमेशा याद रखूंगी, और जब कभी भी मैं इंसानी दुनिया की सैर को आऊंगी तो मैं इसी हवेली में रहूंगी, और मैं इस मासूम सी सानिया से भी मिलने आऊंगी। लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो ये मासूम सी सानिया बहुत बड़ी हो जाएगी। सानिया उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तभी वो जिनजाद और बूढ़ी औरत जिनजादी सानिया और उसके बाप को अलविदा कहते हुए वहां से रुखसत हो गए। आज भी इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। सानिया 16 साल की हो चुकी है, लेकिन वो कमरा भी उसी तरह से लॉक है। सानिया अब भी उस जिनजादे और उस बूढ़ी जिनजादी का इंतजार करती, क्योंकि वो उन्हें बहुत याद करती है कि वो कभी उससे मिलने आए, क्योंकि उनसे एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया था जिसको सानिया उम्र भर निभाना चाहती है। गांव में अमनो अमान कायम हो चुका है। गांव के सारे बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। सानिया भी मैट्रिक करने के बाद अब एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। उसका ख्वाब है कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाए और अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाए और गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज करे।